Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant Academy, and today I'm going to discuss another previous year questions on UPSC EPFO exams. Okay? Now, let's see the first question. Which one of the following is the synonym of the word written in the capital letter in the sentence? तो यहाँ पे synonym आपको ढूंढना है ना? तो हमेशा ही जब कोई क्वेश्चन दिया जाए उससे पहले उसका जो डायरेक्शन है उस पे करना क्या है वो हमेशा पढ़ लिया कीजिए, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट क्या है? द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल में क्या है? फंडामेंटल। तो आपको इस फंडामेंटल का सिनोनिम ढूंढना है इन ऑप्शंस में। क्या ऑप्शंस है? प्रोडक्टिव, एसेंशियल, सक्सेसफुल, इफेक्टिव। तो फंडामेंटल का सिनोनिम क्या हो सकता है? फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक लेवल, राइट? बेसिक या कोर। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिफाइंस हिज एंटायर लाइफ। इसका मतलब फंडामेंटल मतलब जो बेसिक कोर चीज होता है ना? तो क्या होगा? प्रोडक्टिव नहीं, सक्सेसफुल, तो ये होगा इसेंशियल। नंबर 2, फंडामेंटल का मतलब सिनोनिम क्या हो सकता है? इसेंशियल, है ना? इसेंशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक एक कैरेक्टर। हाँ, तो इसीलिए ये नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिनोनिम ही ढूंढने के लिए बोला गया है, हमेशा डायरेक्शन पढ़ लीजिए। हाँ, he has a habit of using hackneyed and redundant examples from the past। ठीक है, तो यहाँ पे hackneyed जो है इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि मेरा एक वोकैबुलरी का भी क्लासेस चल रहा है जहां पे मैं प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी जो है वो डिस्कस कर रही हूँ वो सब। तो वहां पे भी आपको इन्हीं क्वेश्चंस के जो यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, जो वोकैबुलरी के वर्ड दिए गए हैं जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मांगे गए हैं, वहां भी इन्हीं सबको डिस्कस किया गया है। सिर्फ यही नहीं, और भी ज्यादा, और भी जो दूसरे क्वेश्चंस हैं ईपीएफओ एग्जाम्स के, उनके सारे जो वोकैबुलरीज इंपॉर्टेंट है वहां पे डिस्कस किए गए हैं। तो आप जाके वो भी जो वीडियोस है ठीक से देखिएगा। इनमें से कौन सा होगा? इंडिफरेंट, इमेजिनेटिव, क्लिच्ड, इम्प्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम, हैकनेट का सिनोनिम होगा क्लिच्ड। क्यों? हैकनेट का मतलब क्या है? ओवर यूज्ड समथिंग, राइट? ओवर यूज्ड, एनी वर्ड विच इज वेरी ओवर यूज, बहुत ज्यादा यूज किया गया है ना? उसके लिए हम, या फिर अनओरिजिनल, ओवर यूज और अनओरिजिनल थिंग्स के लिए ये हैकनेट का यूज होता है। तो उसी का ही सेम सिनोनिम क्लिच्ड का भी मीनिंग सेम ही है। ठीक है, समथिंग, सम वर्ड्स व्हिच इज ओवर यूज और अनओरिजिनल थिंग्स, तो उसके लिए ये क्लिच्ड मीनिंग सही होगा। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा क्लिच्ड। नंबर 3, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी आपको सिनोनिम ही ढूंढना है। शी इज एन इमैक्युलेट गर्ल whose presence makes all the difference। तो she is an, ये किसी लड़की के बारे में बोला गया है, उसके प्रेजेंस के बारे में, कि she is an immaculate girl। तब इस immaculate का सिनोनिम क्या हो सकता है? ठीक है, तो एक है spotless, excited, extraordinary, tired। तो immaculate होगा spotless। क्यों? क्योंकि immaculate का मतलब ही होता है कोई परफेक्ट या फ्लॉलेस इंसान, या कुछ भी जो भी फ्लॉलेस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉटलेस उसी का ही सिनोनिम हो सकता है, होगा, है ना? तो ये स्पॉटलेस होगा इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ठीक है, इमैक्युलेट का। ठीक है, तो शी इज एन इमैक्युलेट गर्ल मतलब शी इज अ परफेक्ट गर्ल, वो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही फ्लॉलेस, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो लगे कि नहीं ये खराब है। हाँ, ऐसा कोई परफेक्ट इंसान, उसका प्रेजेंस ही सब कुछ डिफरेंस बना देता है, सब कुछ डिफरेंट बना देता है ना? तो इसीलिए स्पॉटलेस होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, which one of the following is the antonym of the word written in the capital letters? तो यहाँ पे अभी तक हमने सिनोनिम करते रहे, है ना? तो अभी क्या दिया गया है? एंटोनिम। इसीलिए डायरेक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है, हमने डायरेक्शंस नहीं पढ़ा ठीक से, सिनोनिम करते आ रहे हैं 3 क्वेश्चंस के बाद, फिर से हमें लगा कि शायद सिनोनिम ही है, हमने वो वर्ड देखा, सिनोनिम को आंसर किया, फिर चले गए बाकी क्वेश्चंस करने, हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे एंटोनिम मांगा गया है। तब क्या होता है? तब क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो हमेशा डायरेक्शंस पढ़ लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन पढ़ लीजिए, ताकि गलत आपको आंसर ना, गलत आंसर देके ना आप आ जाए। ठीक है, तो क्या है? देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एनमिटी
तो यहाँ पे ये जो एनमिटी है इसका आपको एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड देखना है। एमिटी, कोऑपरेशन, डिस्प्यूट, हॉस्टिलिटी। तो यहाँ पे कौन सा होगा? एमिटी। क्यों? एनमिटी क्या होता है? दुश्मनी निभाना, है ना, किसी से हेट्रेड है, उसके दुश्मनी निभाने को हम एनमिटी बोलते हैं। तो एमिटी होगा इसका एंटोनिम, क्योंकि इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, है ना, किसी से फ्रेंडशिप निभाना, इन सब चीजों के लिए ये एमिटी का यूज होता है, ये वर्ड। तो ये वर्ड होगा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो ये सब आपको अपने वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, तभी आपको कौन सा जो वर्ड दिया गया है उसका एग्जैक्ट सिनोनिम या एंटोनिम आपको पता रहेगा। उसके लिए आपको अपना वर्ड स्टॉक बढ़ाना होगा, अपना वोकैबुलरी पे ऊपर आपको काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि इसका तो कोई ट्रिक नहीं होता ना, ये आपको याद होना चाहिए। ये ग्रामर नहीं है कि आप समझ के आंसर दे दें, यहाँ पे आपको याद रखना होता है, ठीक है। इसीलिए, और जहां तक कि अभी तक मैंने ईपीएफओ के जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वहां पे वोकैब्स के ऊपर बहुत ही जोर दिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देखिए, इन क्वेश्चंस में भी वोकैब्स के ऊपर आपको दिखेगा कि इसमें वोकैब्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ही वॉज रिलक्टेंट, तो शी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलक्टेंट है इसका आपको एंटोनिम ढूंढना है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शंस देख ले। रिलक्टेंट का क्या क्या ऑप्शंस है? एंशियस, हैप्पी, ईगर, अनविलिंग, है ना। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या है? रिलक्टेंट का मतलब भी अनविलिंग ही है कि आपको कोई चीज करने में इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, ज्यादा आपको इच्छा नहीं है वो चीज करने के लिए, इसलिए आप बहुत रिलक्टेंट है वो काम करने के लिए। तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? एंशियस नहीं, हैप्पी नहीं, ईगर हो सकता है, ईगर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अनविलिंग तो होगा ही नहीं, वो तो सिनोनिम हो जाएगा। तो ईगर होगा करेक्ट ऑप्शन, कि कुछ काम करने के लिए आप बहुत ही ईगर है। ईगर का मतलब किन, और बहुत ही एंथुजियास्टिक है कि आपको वो काम करना है ना। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? ईगर, ठीक है। तो ईगर होगा रिलक्टेंट का एंटोनिम। तो आपको वर्ड मीनिंग जो है ठीक से पता होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे एंटोनिम ही चाहिए। आई कैनॉट कंप्लाई विद द क्वीर रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड। तो क्वेर का मतलब क्या है? क्वेर का मतलब समथिंग विच इज वेरी ऑड और स्ट्रेंज, ठीक है, कुछ हटके, कुछ अलग ही, हाँ, जिसका कोई अंदाजा नहीं हो आपको, तो उस चीज को हम क्वेर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका एंटोनिम? क्या होगा? स्ट्रेंज। तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। निम्बल भी नहीं आएगा, ऑड हो सकता, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। कस्टमरी होगा इसका एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमरी का मतलब है समथिंग विच इज यूजुअल, ओके, समथिंग विच इज यूजुअल। और क्वेर क्या होता है? अनयूजुअल, राइट, समथिंग विच इज अनयूजुअल। तो अनयूजुअल चीज के लिए क्वेर का यूज होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? समथिंग यूजुअल, जिसका एक मतलब होता है कस्टमरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कस्टमरी। ऐसे आपको समझना होता है, ठीक है, कि एक वर्ड का मीनिंग आपको अगर पता हो तो आपको पता चलेगा कौन सा वाला एंटोनिम इसके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। क्या है सेंटेंस? एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड है। तो यहाँ पे सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपको एरर डिटेक्ट करना है। तो यही है, ये एरर डिटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखिए कौन से वाले सेंटेंस पार्ट में हो सकता है? एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड या नो एरर, क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ये दैट द इग्नोरेंट वन है वो होगा, उसमें एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे जो दैट है, इस दैट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि पहले ही सेंटेंस में यहाँ पे एज यू नो पे एक डिपेंडेंट क्लॉज का, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जिसका ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, फिर यहाँ पे दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हम क्यों यूज करेंगे, है ना, इसका कोई यूज ही नहीं है, नो यूज। तो यहाँ पे कोई यूज नहीं है दैट का, तो इसीलिए यहाँ पे फालतू में ही दैट को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि एज है ऑलरेडी, तो एज यू नो, यहाँ पे दैट नहीं होगा, एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यू। तो जैसे आपको पता है कि जो इग्नोरेंट होते हैं वो इजीली
मतलब उनको ठगा जा सकता है, मतलब ड्यूप कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यही होगा, यहाँ पे जो दैट है दैट नहीं रहेगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट द इग्नोरेंट, यहाँ पे ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये भी एरर करेक्शन ही है, तो देख लेते हैं क्या है सेंटेंस, आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, हैज एन एरर। तो यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंसेस है इसमें कहाँ पे एरर है, आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, या कोई एरर है नहीं, आपको सोचिए कौन सा होगा ये। यहाँ पे जो जहां पे एरर है वो होगा ये, आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड। क्यों क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, तो ब्रॉट हिम फॉरवर्ड का मतलब क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे पास्ट में है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब, है ना। तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब जब कोई आइडिया या कोई प्रपोजल हो जो लेके आए हैं नए, तो वो होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ओके। तो अगर मैं बोलूं द गवर्नमेंट विल ब्रिंग फॉरवर्ड द पॉलिसी फ्रॉम डिसम्बर और कुछ भी, ठीक है, तो वहां पे ब्रिंग फॉरवर्ड यूज होगा, ठीक है, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, तब होगा ब्रिंग फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जब कोई आर्ग्यूमेंट हो, हाँ, उसके बाद आप किसी को परस्यू कर रहे हो अपने आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड नहीं होगा, वहां पे होगा ब्रिंग अराउंड, ठीक है। करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा ब्रिंग अराउंड, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, ब्रॉट अराउंड, ब्रॉट अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रॉट अराउंड, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाया गया है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम अराउंड नहीं होगा, आई ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं होगा, आई ब्रॉट हिम अराउंड, ठीक है, यहाँ पे अराउंड होगा, आई ब्रॉट हिम अराउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ब्रॉट अराउंड, क्योंकि यहाँ पे हिम है इसलिए हिम दिया गया है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसमें एरर है, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं, करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा ब्रॉट अराउंड, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब्स जो है वो ठीक से याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स अगर आपको ठीक से याद होगा तभी आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मैं आपको जैसे पता है कि मैं वर्ब्स के ऊपर क्लासेस ले रही हूँ, तो वहां पे मैंने फ्रेजल वर्ब को भी समझाया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर अलग क्लास लूं तो वो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, फिर मैं फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर अलग क्लास ले लूंगी, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन, आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होगा, यहाँ पे अराउंड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉट अराउंड हम तब यूज करते हैं जब कोई एक आर्ग्यूमेंट हो एंड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट यू आर परस्यूइंग समवन टू सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को वो मान ले, ठीक है, कि तुम जो बोल रहे हो कि वही सही है, तो तब हम यहाँ पे ब्रॉट अराउंड का यूज होता है, ठीक है, ना कि फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड का यूज होता है जब कोई पॉलिसी या कोई आइडिया कोई इंट्रोड्यूस कर रहा हो या कोई प्रपोजल नया इंट्रोड्यूस कर, तब ब्रॉट फॉरवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रॉट अराउंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे भी आपको एरर डिटेक्ट करना है, डोंट आस्क हिम हाउ ही, बिकॉज if he starts talking about his health you will never get off from him। ये सेंटेंस में आपको एरर ढूंढना है, कौन से पार्ट में एरर है, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे यार कोई नो एरर है, देखिए, तो यहाँ पे होगा ये जो थर्ड ऑप्शन है गेट ऑफ फ्रॉम हिम, ये इसमें एरर है, क्या एरर है, गेट ऑफ का यूज किया गया है, ये भी एक फ्रेजर, लेकिन गेट ऑफ का यूज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हो सकता है तो गेट अवे विथ होगा, गेट अवे फ्रॉम हिम, गेट अवे होगा, ठीक है, या गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। तो
यहाँ पे गेट अवे होगा या गेट रीड ऑफ, लेकिन गेट ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब किसी से छुटकारा लेना, गेट अवे या गेट रीड ऑफ। लेकिन गेट ऑफ कहाँ पे होता है? लाइक गेट ऑफ द बस। तो ये सब उतरने के केसेस में, गेट ऑफ द बस और ट्रेन, तो तब गेट ऑफ का यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गेट, अगर यहाँ पे किसी से छुटकारा चाहिए हो, कोई बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, उसके पास से आपको निकलना हो, तब गेट अवे या गेट रीड ऑफ ये होगा। ठीक है, गेट अवे होगा या गेट रीड ऑफ। ठीक है, या उसके बाद फ्रॉम हिम। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फ्रेज। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेज दिया गया है उससे आपको देखना है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं उसके ऑप्शंस में वो कौन सा वर्ड है जो ये फ्रेज को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो ऑप्शंस क्या है? तो यहाँ पे क्या है? आ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर वर्क एट वर्क। तो यहाँ पे किसी नर्सरी के बारे में बोला गया है जहां पे जो वर्किंग पेरेंट्स है वहां अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, क्यों कभी कभी तो होता है ना कि ज्यादा ये सब फॉरेन में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक इंडिया में एक माँ बाप के पास रहने का एक जॉइंट फैमिली एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो कपल होते हैं, वो उनको अलग ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे ज्यादा बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, ऐसे देखा गया है कि दोनों ही पेरेंट्स जो है वो काम करते हैं। तो उनके लिए ये सब नर्सरी रहता है कि वो अपने बच्चों को छोड़ के जाए, फिर जब उनका काम हो जाए तो अपने बच्चों को लेके आए। ठीक है, चिल्ड्रन, बेबी, सबके लिए जो यंग चिल्ड्रंस है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कलर, क्रेज, डॉर्मिटरी, रिफेक्टरी। तो ऑब्वियसली ये क्रेज होगा, है ना। क्रेज ही एक ऐसा नर्सरी होता है जहां पे बच्चों को छोड़ के जाते हैं पेरेंट्स, जब दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हो, है ना। तो ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। तो ये किसी ऐसी चीज के बारे में बोला गया है, मतलब ऐसी कोई किसी बारे में बोला गया है जो फोर्सफुली आप नहीं ले सकते। ठीक है, फोर्स जितना भी फोर्स करे फिर भी आप नहीं ले सकते। इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पेसिबल और इम्प्रेग्नेबल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इम्प्रेग्नेबल। क्यों? इसका मतलब ही होता है अनकॉन्करेबल, राइट। कुछ ऐसा जो कॉन्कर नहीं किया सकता, हाँ, कुछ ऐसा जो कॉन्कर नहीं किया जा सकता बाय फोर्स, और कुछ ऐसा कुछ रेजिस्टेंस के, उसमें बहुत ही रेजिस्टेंस का पावर यूज हो रहा है, इसीलिए वो कॉन्कर फोर्सफुली नहीं लिया गया, नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए इम्प्रेग्नेबल ये होगा करेक्ट। इम्पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ नहीं आता। ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, लेकिन इसके जो मीनिंग है, इसके मीनिंग में फोर्स, रेजिस्टेंस ये सब आता है, इसीलिए इसका जो करेक्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन से वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। तो ये सब आपको ध्यान में होगा, आपको जितना पढ़ेंगे वोकैब उतने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख ले। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। तो इसमें अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग क्या होगा? टेक अ सीट, उसके बाद क्या बैठेगा? शैल यू, कांट यू, वोंट यू, आरंट यू। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा वोंट यू। व्हाई? बिकॉज टेक अ सीट, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज टेक अ सीट। ठीक है, प्लीज टेक अ सीट, तो वहां पे होगा वोंट यू। आप क्या सीट नहीं लेंगे? टेक अ सीट, वोंट यू। ये ज्यादा पोलाइट, ठीक है, मोर पोलाइट है, क्योंकि ये इनविटेशन, कोई किसी को इनवाइट कर रहा है ना, कोई किसी को इनवाइट कर रहा है बैठने के लिए। प्लीज टेक अ सीट, ओके, वोंट यू। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? वोंट यू करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी सेम ही है, क्वेश्चन टैग अप्रोप्रिएट का क्या होगा यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स में। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, राइट। यहाँ पे क्या होगा? इजंट इट, शैल दे, कांट दे, इज इट। तो पहले तो यहाँ पे एक चीज आप पहले देख दी, यहाँ पे ऑलरेडी कैन है, तो यहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पे कांट दे होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कांट दे, तो ये होगा कांट दे। ठीक है, इसे आपको इजीली पता चलेगा यहाँ पे कांट दे है, कांट दे होगा क्योंकि यहाँ पे कैन का ऑलरेडी यूज हो चुका है। ठीक है, तो ये नंबर 3 होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं,
Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space of the sentence? तो यहाँ पे आ गया फिर से phrasal verbs के ऊपर क्वेश्चन। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे phrasal verbs के ऊपर कितना ज्यादा इस जो पेपर में है phrasal verb के ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया गया है ना? तो इसीलिए आपको अपना phrasal verbs भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसीलिए तो आपको क्या करना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर अगर अलग क्लास चाहिए तो आप वो मुझे बोलिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स, यहाँ पे ब्रैकेट में सूटेड दिया गया है, इसका मतलब इसका आपको फ्रेजल वर्ब ढूंढना होगा, टू बी एन आर्टिस्ट, ओके, एंड सीम्स टू बी एन आर्टिस्ट, डैश यहाँ पे है, तो क्या होगा यहाँ पे, फिट आउट, ब्रिंग आउट, कट आउट, सूट आउट, तो यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा कट आउट, ठीक है। कट आउट का मतलब ही होता है सूटेड। ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट बनने के लिए ही बना है, ठीक है, कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसीलिए सूटेड का जो फ्रेजल कौन सा वाला फ्रेजल वर्ब होगा, कट आउट, ठीक है। तो इसके लिए आपको फ्रेजल वर्ब याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी फ्रेजल वर्ब ही है। We were happy in the beginning, but now all the troubles have appeared. तो यहाँ पे appeared का आपको फ्रेजल वर्ब, appeared का जो फ्रेजल वर्ब होगा वो यहाँ पे बैठेगा। तो ये है आपके ऑप्शन, cropped up, come about, come out, rushed in। तो कौन सा वाला होगा फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पे जो cropped up है फर्स्ट वाला ऑप्शन वो होगा करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इसका मतलब भी सेम ही है, appeared, कुछ अपीयर होना अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ अपीयर होना वो नॉर्मली ट्रबल सम होता है, ठीक है, कुछ ट्रबल का अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो जाना, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना अनएक्सपेक्टेडली अचानक से, तब आता है अपीयर, कुछ अपीयर हो जाना तब आता है क्रॉप्ड अप, ठीक है। वी वर हैप्पी इन द बिगिनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव क्रॉप्ड अप, ठीक है, ये होता है अपीयर का फ्रेजल वर्ब। तो आपको फ्रेजल वर्ब तो याद करने ही होंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब्स ही है। नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड, ठीक है, तो यहाँ पे हैपेंड जो है इसका फ्रेजल वर्ब आपको ढूंढना है। केम अक्रॉस, केम अबाउट, केम इनटू, केम फॉरवर्ड, कौन सा वाला फ्रेजल वर्ब होगा, तो ये होगा केम अबाउट। केम अबाउट भी वैसे ही उसका ही मतलब सेम ही है, टू हैपन समथिंग, हैपन और अकर, कुछ हुआ है, ठीक है, तब हम केम अबाउट यूज करते हैं, ठीक है, तब हम केम अबाउट यूज करते हैं। केम अक्रॉस नॉर्मली कब यूज होता है, नॉर्मली जब सडनली केम अक्रॉस विद समवन, दो सडन मीटिंग, ठीक है, अनप्लान मीटिंग के लिए हम केम अक्रॉस का यूज करते हैं, है ना, सडन मीटिंग इनके लिए हम केम अक्रॉस का यूज करते हैं। और केम इनटू का हम यूज करते हैं कुछ अगर इनहेरिट करना हो तब आता है केम इनटू, ठीक है, कुछ आप किसी से कोई कुछ इनहेरिट कर रहा है, कुछ हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी हो, तब आता है केम इनटू, ठीक है। और केम फॉरवर्ड कब आता है, जब कोई वॉलंटरीली कभी कुछ चीज के लिए कोई वॉलंटियर करे, है ना, कि कोई हो रहा है, कुछ कंपटीशन हो रहा है, वॉलंटियर्स चाहिए, तो कुछ कोई आगे आ गया, तो तब होता है केम फॉरवर्ड, मतलब वॉलंटियर करना, वॉलंटियर वन सेल्फ, तब आता है केम फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हैपन के लिए कौन सा आता है फ्रेजल वर्ब, केम अबाउट, ठीक है। तो आपको फ्रेजल वर्ब्स याद होने चाहिए ये सारे आंसर्स करने के लिए, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली आपको फ्रेजल वर्ब जो है वो याद करने होंगे। आई हैव टू, यहाँ पे फिनिश का फ्रेजल वर्ब होगा, दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। तो फिनिश का फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है, क्लियर अप, क्लीन अप, फिनिश अप, डू अवे विथ, तो ये होगा फिनिश अप, ठीक है, फिनिश का फ्रेजल वर्ब फिनिश अप होगा। तो ये है फिनिश अप, यही होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिनिश का मतलब क्या है, टू कंप्लीट समथिंग, ठीक है, कुछ कंप्लीट करना, तब आता है फिनिश अप, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश का जो होगा फ्रेजल वर्ब वो होगा फिनिश अप, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे which one of the following prepositions may be used in the blank space, तो यहाँ पे आपको प्रिपोजिशन देखना होगा कि कौन सा वाला प्रिपोजिशन है जो यहाँ पे सही बैठेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं और उनके ऑप्शंस। He lived a hand dash mouth existence, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, इन, टू, ऑन, फॉर,
तो ये एक फ्रेज है ना, एक ईडियम है शायद, उसी बारे में बोला गया है। ही लिव्ड अ हैंड, यहाँ पे होगा टू, ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस। तो ये एक ईडियम है, करेक्ट ईडियम, जिसका मतलब क्या होता है कि वो जितना कमाता है वही खर्च हो जाता है। मतलब आज के महीने के लिए उसने कमाया, वो उसी महीने खर्च हो गया, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कुछ फ्यूचर प्लान्स नहीं है, जिसके ऊपर मतलब और कोई पैसा नहीं है, वो जो आता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही उसी को बोलते हैं ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब इनफ, ही हैज जस्ट इनफ मनी, ठीक है, जितना लाया कमा के उतना ही उस मंथ खर्च हो गया, लेकिन उसके लिए कोई उसका कोई फ्यूचर के लिए सेविंग्स नहीं है, ठीक है। तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं, ये ईडियम यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा, टू, ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, ठीक है। मतलब जो हाथ में लाए वही खा लिए, खा के खत्म कर दिए, है ना। यहाँ पे क्या है, which one of the following can be used to substitute the words written in the capital letters। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स में जो फ्रेज दिया गया है, कौन से वाले फॉलोइंग में ये जो है, कौन सा वाला इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है। जैसे देयर इज नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क सीज द मैटर इज ओवर। तो ये भी एक ईडियम ही है ना, क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क। इसका मतलब क्या है, नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, नो यूज ऑफ स्पिलिंग नाउ, नो यूज ऑफ सेलिब्रेशन, नो यूज ऑफ आस्किंग फॉर। तो ये नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट होगा इसका एक्चुअल जो इस ईडियम का जो मीनिंग है वो होगा नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट। इसका मतलब क्या है, जो होना था वो हो गया, अब सोच के या टेंशन लेके क्या फायदा, है ना। जो होना था उसे तो आप ठीक से आप उसे अंडर नहीं कर सकते, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब उसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोच के, तो तब आता है नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, राइट, बिकॉज व्हाट इज हैपेंड हैपेंड, ओके, इट कांट बी अनडन। सो तब होगा नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, ठीक है। क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क, ये होगा इसका, इस ईडियम का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट मीनिंग, ठीक है। तो ईडियम से भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ईडियम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ईडियम्स भी ध्यान रखना होगा। तो मोस्टली वोकैबुलरी बेस्ड ही है, ठीक है, वोकैब्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, जो आपको याद रखने की चीजें हैं, ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम, ये याद रखने चीजें जो आपको याद रखने हैं, उन्हीं चीजों के ऊपर से ज्यादा क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी सेम ही है, जो कैपिटल लेटर है उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो सर्विंग द सफर्स इज ट्रू योमैन सर्विस। तो यहाँ पे योमैन सर्विस का क्या मीनिंग होगा, इसका ऑप्शन देख ले, a risky job, an amusing job, an excellent work, an unwanted job। तो यहाँ पे होगा an excellent work, क्यों, the true yeoman's work का, yeoman का मतलब someone which is very loyal to their work, loyal to their work, ठीक है। बहुत ही कोई हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है, लॉयल है अपने काम को लेके, तो उसी को हम बोलेंगे बहुत ही अच्छे से काम किया, तो एन एक्सीलेंट वर्क, ठीक है, बहुत ही अच्छे से वर्क किया है, ठीक है। तो इसका मतलब है सर्विंग द सफरर्स इज ट्रू योमैन्स वर्क, ठीक है। तो मतलब वो एक योमैन का वर्क है, क्यों, क्योंकि वो लॉयल टू देयर वर्क इन स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में की वजह से, जब डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई कुछ काम बहुत अच्छे से करे, तब वहां पे योमैन सर्विस का जो ये फ्रेज है वो यूज होता है, ठीक है। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में, कोई कुछ पहाड़ में कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कोई कैटास्ट्रॉफी आया है, कुछ भी ऐसा हुआ है, तब लोगों ने जो सफर कर रहे हैं उनको बचाने के लिए जो हेल्प कर रहे हैं, तब आएगा ये योमैन सर्विस वाला टर्म, ये सारे ये फ्रेजेस, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन में अच्छा काम करना, ठीक है, तब आता है ये फ्रेज, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। तो ये भी एक ईपीएफओ के एग्जाम के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने आज डिस्कस कर लिए, ठीक है, जो मैंने आज डिस्कस करी यही प्रीवियस ईयर के ईपीएफओ के एग्जाम्स के ही कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियोस और बना चुकी हूँ, वो भी ईपीएफओ के एग्जाम्स के ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किए थे।
इसके बाद और भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी जो ईपीएफओ के ही जो एग्जाम्स होते हैं, ईओएओ हो जाए या एपीएफसी, उन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए ठीक से। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में ज्यादा वोकैब बेस्ड ही था, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ज्यादा वोकैबुलरी बेस्ड ही, मतलब जो चीजें आपको याद रखने की होगी उन्हीं के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इसीलिए उन चीजों में, उन एरियाज में आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत जरूरत है। पढ़ते रहिए, ठीक से पढ़िए, लिखिए, ताकि वर्ड्स आपको याद हो जाएं। ठीक है, वोकैबुलरी के तो मैं ले ही रही हूँ, आप बोलेंगे तो फ्रेजल वर्ब्स के भी ले दूंगी और इडियम्स के भी क्लासेस आएंगे मेरे। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।